नमस्कार साथियों, मैं सतीश वर्मा बीबीसीआई यूट्यूब चैनल से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की एपिसोड में अतिथि शिक्षक मध्य प्रदेश। दोस्तों, यूं तो मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक हर्ष का पात्र बन चुके हैं और ये हंसी का पात्र बने हुए हैं। साथियों, सरकार द्वारा यूं तो पिछले वर्षों से अतिथि शिक्षक को भर्तियां ऑनलाइन की हुई हैं। साथियों, बड़ा इत्तेफाक की बात है, अतिथि शिक्षकों को मध्य प्रदेश में आवेदन इनके ऑफलाइन लिए जाते रहे अब विगत वर्षों में, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग पोर्टल पर ऑनलाइन करवाई जाती है। साथियों, दोस्तों, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की एक जिस तरीके से अब अविश्वसनीय परंपरा बना दी गई है, जिस पे अतिथियों को भरोसा खत्म हो चुका है। अतिथि शिक्षकों की पारदर्शिता को लेकर जिस तरीके से प्रशासन पर शंका जाहिर की जा रही है, जिस तरीके से प्रशासन द्वारा अतिथि शिक्षकों को, बेरोजगार युवाओं को एक तरीके से कहा जाए तो उन्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। साथियों, हमने देखा विगत वर्ष 24-25 में भी जो अभी सत्र चल रहा है, इसमें भी अतिथि शिक्षकों के ऑफलाइन फॉर्म न लेकर ऑनलाइन फॉर्म करवा दिए गए। लेकिन साथियों, संज्ञान में ये आया है, बहुत सारे अतिथियों की ये शिकायतें हैं कि अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन लेकर जो नियुक्ति है, वो ऑनलाइन सीट तो आवंटन की जा रही है, लेकिन उसकी मेरिट सूची अभी तक प्रशासन द्वारा नहीं डाली गई। साथियों, दोस्तों, जिस तरीके से अतिथि शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन लिए गए, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग, उनकी नियुक्ति की जो पारदर्शिता थी, वो लोगों की भंग कर दी गई और अतिथि शिक्षकों का, या हम कहें देश के बेरोजगार युवाओं का, एक तरीके से मजाक बनाया गया और काफ़ी असंतोष उनमें व्याप्त हो चुका है। साथियों, अतिथि शिक्षक के रूप में ढेर सारे युवा जिनको पोर्टल पे अपडेट किया गया है और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में विगत वर्ष नियमों में नए नए प्रावधान भी किए गए और मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल द्वारा उनके सूचना के तहत नए नए आदेश प्रचारित प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन साथियों, अतिथि शिक्षकों की दयनीय स्थिति देखने में आया है कि हमारे अतिथि शिक्षकों को 6-6 महीने, 3-3 महीने, 2-2 महीने आज भी वेतन आवंटन नहीं किया जाता है। साथियों, भाइयों, हमने सभी ने देखा और समय समय पर अध्यादेश आए, कानून बने, न्यूनतम वेतनमान लागू किया गया, लेकिन न्यूनतम वेतनमान के नाम पर हमारे देश के लोगों को, हमारे बेरोजगार युवाओं को, हमारे राष्ट्र के लोगों को सिर्फ छलावे के अलावा और कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ऐसी बहुत सारी शिकायतें और सूचनाएं आती हैं साथियों कि जिसमें देखा गया न्यूनतम वेतन लागू होने के बाद भी उसके पश्चाताप भी आज तक न्यूनतम वेतन अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया। हमने देखा कोई अतिथि शिक्षक 9,000 में पढ़ाता था विगत समय में, कोई अतिथि शिक्षक 5,000 में, तो कोई अतिथि शिक्षक 7,000 रुपये के मानदेय पर काम करते आए हैं।
साथियों, ये बड़ा हमारे देश की दुर्दशा है कि जिस देश में शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से ख़त्म किया जा रहा हो, या कहें जिस तरीके से देश की शिक्षा व्यवस्था को बिना किसी औपचारिकता के और बिना किसी विशेष प्रोत्साहन के उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथियों, अतिथि शिक्षक आज हमने विगत सूचनाओं में देखा, विगत वर्ष में भी देखा और गत वर्ष में भी देखा, आए दिन सूचनाएं आती हैं कोई बेरोजगार युवा अतिथि शिक्षक तंगी से, परेशानी से, उनके एक एक साल के 6-6 महीनों के वेतन नहीं आते हैं, तो उस तंगी में आके वो कई ऐसे अनुचित कदम उठाते हैं जिससे उनका परिवार, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है और उनके परिवार में उनके माँ बाप की सारी इच्छाएं और सारी तमन्नाएं ख़त्म हो जाती हैं। साथियों, दोस्तों, एक विकसित राष्ट्र के लिए हमारी सरकारें, हमारे देश में विविध पार्टियां मिलजुल कर काम करती हैं और अपनी सरकारें बनाती हैं, हमारे लोगों को प्रलोभन देती हैं और नए नए ब्रेन वॉश करती हैं और उन्हें मुद्दों से भटकाती रहती हैं। साथियों, यूँ तो हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली और 1950 में 1950 में हमारा देश का संविधान बन के 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। लागू होने के बाद हमने देखा हमारे देश की प्रगति और उन्नति का जो ग्राफ है वो बिल्कुल भी अंग्रेज़ों के समय में जो था वो उसकी दिशा में, उसकी तुलना में आज बिल्कुल गिर चुका है। साथियों, दोस्तों, एक दौर था, एक समय था, एक वक्त था अंग्रेज़ों के टाइम में जब हमारे रुपया की वैल्यू डॉलर से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी। साथियों, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े लोग इस बात पे पुरजोर देते हैं और जोर देते हैं जो अंग्रेजी हुकूमत को खराब बताते हैं और उसके विषय में अनगिनत और अनसुलझी बातों को बताते हैं और जिसका प्रभाव हमारी शिक्षा नीति पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर आज नज़र आता है। साथियों, लेकिन हम जब इस विवेचना में देखते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा, अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा हमारे देश को जितना नुकसान पहुंचाया गया उससे कहीं ज़्यादा हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को उसका लाभ मिला और उसकी सहानुभूति मिली। और हम तो ये कहेंगे कि देश की जो 85% आबादी रही है उसमें 85% आबादी को अगर हक और अधिकार देने का किसी ने अगर काम किया था तो वो गोरे थे, वो अंग्रेज़ थे। आज हम साथियों उनके दोस्त हैं, उनके फ़ैन हैं। जिस देश में अंग्रेजी हुकूमत थी उस देश में, उस दौर में इन हमारे भारत के जो प्रजातियाँ, जो समाज अछूत कहे जाते थे उनको पढ़ने का, लिखने का हक और अधिकार अंग्रेज़ों के माध्यम से दिया गया। इतना ही नहीं साथियों, अंग्रेज़ों ने चाहे रेल हो या व्यापार हो, हर जगत में उन्नति और प्रगति की और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वार झेला, सेकंड वर्ल्ड वार झेला। उसके बावजूद भी हम सभी ने देखा जब दुनिया महामारी और भुखमरी से जूझ रही थी तो उससे भारत भी अछूता नहीं था। साथियों, लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि अंग्रेज़ों को आज उन दो विश्व युद्ध झेलने के बाद भी उन्होंने देश में अपनी व्यवस्थाओं को संभाला, देश को
उन्नति और प्रगति की ओर लेके जाते रहे। साथियों, ये इत्तेफाक है, अंग्रेजी हुकूमत ने हमसे जो लिया नहीं उसका कई गुना वो हमें दे के गए। साथियों, बहुत सारी जो कुरीतियाँ थीं, कुप्रथाएं थीं, उनका विनाश का अगर कोई बात करे तो वो गोरे थे, वो अंग्रेज थे। चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो किसी भी रूढ़िवादी परंपरा रही हो, अगर उनका अंत और उनका अगर विनाश किया किसी ने किया तो वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों के समय में हुआ, अंग्रेजी हुकूमत में हुआ, और उनका जो कानून था, उनकी जो व्यवस्थाएं थी वो समता और समानता आधारित रही हैं। साथियों, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेने के बावजूद, एक आज़ाद भारत में जीवन निर्वाह करने के बावजूद भी आज हमारी गोरों की हुकूमत के टाइम की स्थिति से और आज की स्वतंत्र आज़ादी की स्थिति में भी हम बहुत पीछे जा चुके हैं। उस समय के दौर में जहां हमारे रुपया, भारतीय रुपया की वैल्यू डॉलर से भी ज़्यादा थी, एडवांस थी, और आज एक ये दौर है कि हम आज़ादी में भी अपने स्वनिर्मित संविधान के अंदर रहते हुए, एक आज़ाद भारत में सांस लेते हुए भी कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ देश विरोधी लोगों ने देश की जो दुर्दशा की है, उसका नतीजा है कि आज डॉलर की वैल्यू जो 1 रुपये 100 रुपये के ऊपर जा रही है और हमारा रुपया उसके अकॉर्डिंग 1% रह गया है। हमारा रुपया आज इतना गिर गया है कि उसकी वैल्यू जग जाहिर है। साथियों, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन लोगों की मानसिकता का परिणाम है जो इंसानों को समता और समानता के रूप में नहीं देखना चाहते। साथियों, ये उन लोगों की मानसिकता का निश्चित रूप से नतीजा रहा है जो लोग देश में जातिवाद को बढ़ावा देना चाहते रहे और जिन्होंने जाति व्यवस्था को बनाए रखा। साथियों, जरा हम नज़र डालते हैं तो देखते हैं कि आज हम आज़ाद भारत में, आज़ाद देश में, आज हम विकासशील तो बन पाए हैं, लेकिन विकसित भारत, विकसित राष्ट्र आज भी हम संभव नहीं हैं। आज भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में गिने जाते हैं, आज भी हम विकासशील कहलाते हैं। और अगर इसकी विश्व इंडेक्स में, भुखमरी इंडेक्स में देखते हैं तो हमारे भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। साथियों, आज हमें इस विषय पर मंथन और चिंतन करने की जरूर आवश्यकता है। दोस्तों, साथियों, बीबीसीआई में मैं सतीश वर्मा इस बात पर पुरजोर से इस बात को उठाऊंगा और कहना चाहता हूं कि आज भी समाज में समाज विरोधी शक्तियां और कुछ विकृत मानसिकता की ताकतें, राष्ट्र विरोधी ताकतें आज भी धार्मिक उन्माद फैलाकर, आज भी लोगों को बांटकर वो अपने अंदर सुधार नहीं करना चाहती और देश को खंडित और खंडन करना चाहती हैं। साथियों, आज हम सभी 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां लोग नए नए अन्वेषण और नई नई पद्धति में आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, दोस्तों, आज हम अपने भारत देश में देखते हैं किस तरीके से, किस दौर में, किस तरीके से आज भी लोग धर्मवाद, जातिवाद के कट्टर समर्थक बने हुए हैं। साथियों, बड़ा अफसोस है और ये बड़ा जानकर अजीब सा महसूस होता है, फील होता है कि हमारी जो सरकारें, निर्वाचित सरकारें होती हैं, वो चुनी हुई सरकारें भी जीतने के बाद भी 5 साल वो सिर्फ जातीय हिंसा और जाति भेदभाव से
जातीय विकृतता से, धार्मिक विकृति से ग्रसित रहती हैं और वो 5 साल सिर्फ इसी का ग्राफ तैयार करती हैं, यही व्यवस्था लगाती हैं कि हमें धार्मिक एजेंडे को कैसे लेके जाना है, समाज को आपस में कैसे लड़ाना है और देश में अशांति कैसे पैदा करनी है, और हमें जो सीमित संसाधन हैं उनका कुछ सीमित लोगों पर कब्जा कैसे बनाए रखना है। साथियों, दोस्तों, ये 21वीं सदी का दौर है। हम और आप सभी को आज एक नए भारत की ओर, एक नए विज्ञान की ओर और एक नए विकास और डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहिए और नए दृष्टिकोण से देश के लिए सोचना चाहिए, देश को समझना चाहिए। और साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, उन गोरों का भी सम्मान करना चाहिए, उन अंग्रेज़ों का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जिन्होंने हमें जीने की एक पद्धति देकर गए, जो हमें जीने की कला देकर गए, जिन्होंने सिर्फ अपना ही नहीं, हमारा संपूर्ण समाज का, संपूर्ण बहुजन का, संपूर्ण राष्ट्र का डेवलप किया और उनको नए नए इनोवेशन दिए। दोस्तों, यूँ तो लोग कहते हैं राष्ट्रवाद की सरकारें बातें करती हैं, लेकिन सच तो ये है साथियों, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर आज हम दुनिया में इंटरनेट भी यूज करते हैं तो वो भी गोरों का दिया हुआ इंटरनेट है। साथियों, दोस्तों, आज हम देखते हैं चाइना जितना पीछे था वो आज नए नए इनोवेशन में, नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। साथियों, ये चिंतन का विषय है, ये समझने का विषय है। चाइना जैसी कंट्री जो हमारे देश के आज़ाद होने के बाद में आज़ाद होती हैं, और लेकिन उनका प्रगति और उनका डेवलपमेंट आज हमसे कई गुना हो चुका है। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो या उनका सांस्कृतिक क्षेत्र हो। साथियों, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना चाहिए, हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण जल्द अपनाना चाहिए। एक इतने बड़े राष्ट्र का हमारा संविधान, इतना सशक्त राष्ट्र, इतना सशक्त देश, और उसके बावजूद हमारी ग्लोबल छवि, हमारी वर्ल्ड में छवि, हमारा भुखमरी इंडेक्स में परफॉर्म काफ़ी निंदनीय और चिंतनीय है। आज के इस एपिसोड में आज हम यहीं अपना समापन देते हैं और एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आज के इस एपिसोड से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ न्यू इनोवेशन, न्यू सोच और कुछ सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार होगा, और आपका प्यार और स्नेह हमें ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों। आज हम अपना एपिसोड यहाँ पे समापन करते हैं। धन्यवाद।